नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज के इस वीडियो सेशन में आप रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने चल रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी इस समय एक बड़ा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके सामने एक बड़े अवसर के रूप में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिल रही है। जरूरत होती है इस समय सही तरह से अपनी तैयारी को रूप देने की, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवालों को कवर करिए जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, क्योंकि पैटर्न हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है। जो एग्जाम वह भर्ती बोर्ड अलग अलग परीक्षाओं को लेकर कवर कराता है, उसी आधार पर आपको सवाल आगे की परीक्षाओं में फेस करने को मिलता है। सही एनालिसिस के लिए पीवाईक्यू सबसे बेहतर मेथड होता है, इसलिए हम लोग प्रश्नों को पुराने प्रश्न पत्र को देख करके तैयार करें। मैंने उन सवालों को लिया है जो आगे पीछे इससे पहले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए थे। आप सभी सवालों को देखें, सीधा सीधा किताब से ही स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने किताब क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। आपको खुद ही लग जाएगा कि इन सारे सवालों को कर लेने से हमें बहुत ही बेहतर हेल्प मिलेगी। मैं आपको लेकर चलता हूं किताब पर, या किताब आपके सामने देखिए बोर्ड पर होगी। आप सभी लोग इसको देखिए और इसके सवालों को हल करने की कोशिश करिए पहले सवाल से। इस तरह के पैटर्न वाले सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलते हैं। 2018 का सवाल है, आप देख पा रहे होंगे। आप इसको समझिए कि इसमें क्या कह रहा है और कैसे इसको हल करना है। सवाल में लिखा है, देखिए आपको कंडीशन क्लियर हो जाएगी। लिखा है रूट 108 इज इक्वल टू, या इसके साथ एडिड क्या है देखिए, रूट 108 प्लस रूट 243 इज इक्वल टू 25.98। अब इस पर रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछा है जो कि आपको हल करना है और इसका हेल्प लेकर के, इसका सहारा लेकर के सॉल्व करना है, जो कि लिखा क्या है 147 प्लस रूट 192 बराबर इसका मान हमको बताना है। मतलब ये जरूरी नहीं, देखिए मेरी बात को समझिएगा, जरूरी नहीं कि इसका मान एग्जैक्टली यही हो जो रियल मान हो। कुछ भी दे सकता है, इसकी जगह पर आपको x दे सकता है, p दे सकता है, कुछ भी आपको एक वैल्यू दे दे। बस हमें अपने आंसर को, जो इसका मान हमें प्राप्त करना, इसी के आधार पर बना करके हमें आंसर देना है। इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए, गुणनखंड हमें करना आना चाहिए। जैसे 108 है, 108 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा फैक्टर्स पर चलिए प्रत्येक नंबर के, तो हम जानते हैं 36 गुणे 3 होता है। 36 गुणे 3 होता है। 36 मैंने क्यों सोचा, क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम 243 की बात करें, तो 243 की बात अगर करो तो यह 3 की पावर सीधा सीधा 5 होता है। 3 की पावर 5 मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 जो 81 होता है गुणे 3। यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए मैंने पूर्ण वर्ग को बिल्कुल अलग कर दिया। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्योंकि इसका भी अंडर रूट था, इसका भी वर्गमूल था, मतलब यह वर्गमूल यहां भी देखने को मिलेगा और यहां भी देखने को मिलेगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो इसको आप 6 रूट 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसको 9 रूट 3 लिख सकते हैं। मतलब ये जो सवाल है, आप इसे 6 रूट 3 प्लस 9 रूट 3 लिख सकते हैं। मतलब हम रूट 3 अगर कॉमन कर लें तो 9 6 15 हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो यह मान है 9 6 15 रूट 3। 15 रूट 3 का मान आपके सामने है 25.98। ठीक है, ये आपके सामने है। अब इधर चले आइए 147, आपके सामने है 147। 147 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह 7 से कैंसिल हो रहा है, आप समझ गए होंगे। 7 दूना 14 होता है, 7 1 के साथ, मतलब यहां पर अगर सोचे तो 49 गुणे 3 है। मतलब आप इसको समझ गए होंगे, तो यह 49 इंटू कितना है 3 है। देखिए 3 9 27, 3 चौके 12 2 14। हम इसमें भी पूर्ण वर्ग के पैटर्न पर ही जा रहे हैं। अब आते हैं, देखिए लिखा है 192। 192 का फैक्टराइजेशन करिए तो यह भी दो, मतलब एक पूर्ण वर्ग के रूप में ब्रेक होगा। पूर्ण वर्ग के रूप में अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 6 होता है 64, 64 गुणे 3 होता है आपका कितना 192। तो हम इसको 64 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहां भी वर्गमूल है तो इसका भी वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका भी वर्गमूल करना पड़ेगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 रूट 3 कर दीजिए, और 64 का होता है 8, यह भी 8 रूट 3 हो जाएगा। अगर हम फिर से जोड़े तो यह 15 रूट 3 ही है, तो 15 रूट 3 का ही मान दिया था और 15 ही रूट 3 का मान पूछ रहा है। अगर इसका मान 25.98 था तो इसका भी मान 25.98 ही होगा। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे, 25.98 समझना है और उसी हिसाब से स्पष्ट करना है। तो ग्रुप डी जब आपके सवालों को जनरेट करेगा तो उसको ग्रुप डी नहीं मानेगा कि वो ग्रुप डी का पेपर है। मतलब सवाल अच्छे आते हैं, रेलवे के सवाल आपको स्टैंडर्ड दिखते हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, कंफर्म करिए और अगले सवाल पर अपने आप को लेकर आगे बढ़िए। एक मंदिर है में क्रमशः 12, 16 और 24 और 36 मिनट के अंतराल पर घंटियां हैं 4 वो बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजना शुरू करना चाहिए, मतलब 6 बजे से वो लोग बजना प्रारंभ करती हैं, वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ही सवाल आपके सामने है, किताब से सीधा सीधा लिया गया है। कुछ बेल्स हैं, घंटियां हैं और सुबह के 6 बज रहे थे, मंदिर में पूजा 6 बजे से प्रारंभ हो गई है। कुछ घंटियां हैं जो कि देखिए अभी एक बेल 1 है, एक बेल 2 है,
एक बेल 3 है और एक बेल 4 है और इस समय टाइम हो रहा है 6 AM, मतलब सुबह के 6 बज चुके हैं। इस समय सारी की सारी घंटियां बज रही हैं, जो 4 घंटियां लगी थी उस मंदिर में सबकी सब बज रही हैं, मतलब सब अलाइन है यहाँ पर। अब बजने का जो सीक्वेंस है कुछ ऐसे है। पहली बेल क्या होती है, 12 सेकंड बाद बजेगी। दूसरी बेल क्या करेगी, 16 सेकंड बाद बचेगी। तीसरी से बेल क्या करेगी, 24 सेकंड बाद बचेगी। और चौथी बेल जो है वो 36 सेकंड बाद बजेगी। अब हमको वह समय पता करना है कि कितने बजे ये सारी की सारी घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। इसके लिए हमें उस समय पर पहुंचना होगा जब वो सारी बेल्स फिर से अलाइन हो, लेकिन वह एक ऐसा समय होगा जो प्रत्येक नंबर से, प्रत्येक समय से पूर्णतः कट जाए। मतलब हमें इन सभी चारों का एलसीएम ही लेना है। अब एलसीएम देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे सबसे बड़ा नंबर यहां पर 36 है, तो 36 12 से कट जाएगा, 12 को खत्म करिए, 12 का रोल खत्म हो गया। अगर हम बात करें 36 को, तो हम जान रहे हैं कि 9 गुणे 4 है। इसकी बात करें तो 8 गुणे कितना है, 3 है। 8 गुणे 3 है, तो इससे एक फायदा हमको ये होगा कि 8 से अगर हम 4 ले ले और इसका 3 ले ले तो 4 तिया 12, 12 इसमें है, तो इसका मतलब इसका 12 खत्म हो जाएगा। इसके पास केवल 1 2 बचेगा, 2 अभी ब्लैंक है, उसको रख लीजिए यहीं पर लाकर, गुणे 2 कर दीजिएगा। अब यह आपके पास है कितना, 4 गुणे 4 है। अब 4 गुणे 4 तो है, समझिएगा बातों को, 4 गुणे 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 4 तो इसमें है ही है, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। साथ साथ इसका जो 4 बचा था जिसको 2 गुणे 2 कर सकते, इसका 1 2 हम रख चुके हैं, 1 2 और कर दीजिए। तो 36 चौके 144 होता है, यही एलसीएम होगा। अब 144 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी, 24 से भी और 36 से भी, सबसे कटेगा, तो 144 यहां पर एलसीएम होगा। इसका मतलब अगर पहली बार ये सभी घंटियां 6 बजे सुबह की बजी थी, तो अगली बार ये कितने बजे बजेंगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये जो समय दिया गया है ये मिनट में दिया गया है। इतने मिनट, जैसे 144 मिनट, मतलब हम ऐसे समझेंगे 144 मिनट बाद फिर से ये लोग साथ साथ बजेंगी। अब 144 मिनट बाद बजेंगी, हम मिनट को समझ पा रहे हैं कि मिनट को अगर हम, क्योंकि सुबह के 6 बजे बजी थी, तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हम सबको पता है कि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट होता है। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपके पास मिनट दिया है उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो आप उस मिनट को 60 से कर दो भाग। 60 से जब भाग करेंगे 2 बार गया, 60 दूना 120 होता है। 120 खत्म हो गया और बचा कितना बताएं, 24 मिनट और बचा हुआ है। तो 2 घंटा हो जाएगा और 24 मिनट हो जाएगा। तो 6 बज रहा था उस समय जब पहली बार बज रही थी सबकी सब घंटियां, इसमें 2 घंटा और 24 मिनट जोड़ दे, तो 6 दो कितना होता है, 8 घंटा 24 मिनट। 8 घंटा 24 मिनट सुबह के वो सभी घंटियां फिर से एक लाइन होंगी और फिर से साथ साथ बजेंगी। ठीक है, ये बज तो रही थी 12 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, इस प्रकार से बजती, लेकिन लगातार बजने के दौरान हमें एक ऐसा समय चाहिए था जब सारी की सारी घंटियां एक साथ बजे। 144 मिनट बाद ही संभव है, इसका मतलब 2 घंटे 24 मिनट बाद संभव है। और 2 घंटे 24 मिनट का मतलब 8:24 पर सभी घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी। ये सवाल बढ़िया है और ऐसे सवाल आपको ग्रुप डी में देखने को मिल सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। अगले सवाल पर आइए। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है, प्रिंटेड प्राइस जो एमआरपी है उस पर लिखी हुई प्राइस है 900। एक व्यक्ति ने इसे लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद 963 रुपए में खरीदा। पहली छूट की राशि 12% थी, मतलब परसेंटेज, दूसरे छूट का परसेंटेज क्या था। बढ़िया सवाल है। देखिए, इस प्रकार के सतत छूट का सवाल भी अब ग्रुप डी में 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, आपको देखने को मिला है। एक वस्तु है जिसकी एमआरपी 900 है, करेक्ट है, इसको हम 2 छूट पर खरीद रहे हैं। पहली छूट लगी है कितने परसेंट की, देखिए पहली छूट लगी है यहां पर 2 लगातार छूटों के बाद 963 रुपए में खरीदा है। मतलब आपने 900 के सामान को 693 रुपए में खरीदा है। ठीक है, मतलब एक छूट के बाद ठीक ठाक इस सामान को 693 में खरीदा है। पहली छूट का मान है 12%। अगर हम इस पर 12% लगाते हैं तो 12% का मतलब कितना होगा आप खुद ही समझ लीजिए। 12% परसेंट हटने का मतलब होता है नीचे 100 से भाग, और 100 से भाग का मतलब 2 जीरो कटेगा, तो 12 9 108, मतलब इसमें से 108 घटा दें। 108 घटने का मतलब 800 में से 8 घटा दे, 792 हो जाएगा। 792 से यह सामान 792 में तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है 693 में। तो और कितना कम हो गया आप इसको कंफर्म करिए, खुद ही समझ पा रहे होंगे आप लोग। 12 से 3 होता है 9, और 18 से 9 होता है 9, 99 रुपए कम हुआ है। किसमें कम हुआ है, 792 में। तो गुणे 100 कर दें, बटे कितना कर दें, 792। मैं ऊपर नीचे देख रहा हूं कि 11 से दोनों मान कट रहे हैं। 11 9 बार 99 होता है, 11 7 70, 11 दूना 22 होता है। ठीक है, फिर देख लीजिएगा 3 तिया 9 होता है, 3 24 बार 72 होता है।
अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे 4 25 बार 100 होता है, 4 छंगे 24 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 से इसको डिवाइड कर दे 12.5। 12.5% की अगली छूट थी जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। यहाँ पर 12.5% की छूट सेकंड छूट थी जो सतत छूट के रूप में थी, और इस छूट के बाद यह सामान आपको जो कि 900 रुपए प्रिंटेड था 693 में हमको प्राप्त हो रहा है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपने देखा, जो कि नोट कर लेना चाहिए। ऐसे सवाल पर देखिए अक्सर हम सवाल देखते हैं, सतत छूट के बाद ये दाम हो गया, ये दाम अगर इतना हो गया तो प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, यह दाम कितना हो जाएगा, सतत छूट का समतुल्य एकल छूट क्या होगा, दो छूटों में एक छूट देकर दूसरी छूट पूछे, ऐसे सवाल भी आपको फेस करने को मिल सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। एक निश्चित धनराशि है, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपए है। ठीक है, एक धनराशि है, कोई प्रिंसिपल, उसको हमने जमा किया कहीं पर, 10% की ब्याज दर जहां मिलती थी या ब्याज दर से निवेश होता था। एक साल में जो हमें ब्याज मिल रहा है 400 का, इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसका पूरा सिस्टम समझिए। आपने कोई पैसा लिया, उस पैसे का मान था, हमको नहीं पता है प्रिंसिपल कितना था, हमको कोई जानकारी नहीं, प्रिंसिपल कोई था, एक प्रिंसिपल था, धन था। उस पैसे को हमने एक वर्ष के लिए हमने जमा किया, कितने, एक साल के लिए जमा किया, और 10% की ब्याज दर से ब्याज मिल रहा था। हमको ब्याज मिला इस एक साल में, अमाउंट कितना हो गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमको जो ब्याज मिला वो ब्याज हमको मिला 400। करेक्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम कभी भी एक वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो यही ब्याज आपका साधारण भी होता है और यही आपका चक्रवृद्धि भी होता है। अगर वार्षिक कैलकुलेशन हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल में क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि साल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे दो पार्ट में, अर्थात हम 6-6 महीने पर ब्याज का कैलकुलेशन करें, तब हम बताएं कि हमें कितने ब्याज की प्राप्ति होगी, कितना ब्याज हमको मिल जाएगा। मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि अगर कोई पैसा जो 10% की दर से सीधा सीधा, जैसे आप सिस्टम समझो एकदम क्लियर हो जाएगा, सीधा सीधा अगर एक साल का मतलब एक ड्यूरेशन में आपको ब्याज दे रहा था 400, तो अगर उसे हम 2 बार में डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर यही साधारण के हिसाब से होता तो 200 और 200 मिलता। अगर हम चक्रवृद्धि पर चलते हैं तो चक्रवृद्धि पर अगर हमें वार्षिक अर्धवार्षिक जाना है तो अर्धवार्षिक का मतलब छमाही होता है, और छमाही में जो दर होती है वो आपकी आधी हो जाती है। दर क्या होगी, आधी होगी, मतलब जो आपका दर 10% था वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और अगर हम 2 बार में इस दर का कैलकुलेशन करेंगे तो यह सतत प्रक्रिया को फॉलो करेगा। सतत में क्या होगा, 5 + 5 + 5 × 5/100, समझ रहे हैं, मतलब 10.25% का ब्याज हमको मिलेगा। और साधारण ब्याज में 10 × 1 मतलब 10% का ब्याज मिला था। हमको इस 10% ब्याज का मान दिया है और 10.25% का ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, समझिएगा। हम सीधा तुलना कर दे, लिख दे कि 10% का मतलब था 400, 10% का मतलब क्या था, 400। 10.25% का मान बताएं कितना हो जाएगा। आइए इसको सिंपल कैलकुलेशन पर रखते हैं, परसेंट से हटा दें, एक जीरो इससे खत्म कर दें, सीधा इसका गुणा कर दें, 40 गुणे कितना कर दें, 10.25। ठीक है, एक शून्य ऐसे लिख देते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 10 कैरी 1, शून्य 1 हुआ, 4 × 1 = 4, 2 अंक पर दशमलव, 410 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बढ़िया सवाल था, सोचने की बात थी, और बाकी कुछ सवाल में था नहीं। 410 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिलेगा जब ब्याज की गणना उतने ही समय के लिए होगी लेकिन छमाही होगी। तो हम लोग छमाही के आधार पर जाकर के 410 रुपए का ब्याज यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मूलधन भी पूछ सकता है, मूलधन भी पर भी हम जा सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, एक साथ चलते, मतलब 2 नलें होती हैं, एक टैंक को 4 मिनट में भरने के लिए साथ साथ खोल दी गई। करेक्ट है, दोनों भरने का काम करती है। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा क्षमतावान है, ज्यादा तेज है, इसलिए बी की तुलना में वो 6 मिनट कम समय लेती है। तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। समझ रहे हैं, मतलब कहने की बात है कि 2 नले हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, दोनों काम करे तो 4 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। लेकिन यहां पर उनकी क्षमताएं जो है
और कुछ ऐसे दी गई है कि यहाँ पर ए बी की तुलना में, जैसे हमसे कहा जा रहा है कि अगर ए बी की तुलना में भरने का प्रयास करे या जैसे सोचे, तो उसमें दिया है कि ए जो है बी के से 6 मिनट कम समय लेती है। अगर दोनों को हम अलग अलग खोल देते हैं भरने के लिए तो ये बी से 6 मिनट कम समय लेती है। इसका मतलब ए ज्यादा क्षमतावान है, बी कमजोर है। तो टंकी को पूरा भरना है और बी से हमसे पता करना है कि बी को कुल कितना समय लगने वाला है। इस पर हम लोग काम करते हैं। आइए समझते हैं सिस्टम क्या है। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल चलते हैं तो ट्रेडिशनल तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। कैसे? ऐसे में अगर हमें सोचें कि चलो ए को समय लगा मान लीजिए और बी को समय लगा, दोनों के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो उस हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर फंसने की बात है। मतलब यहाँ पर उस तरह से सेट नहीं होगा कि अगर हम सोचे कि इसको टी समय लगता था, इसको t-6 समय लगेगा। मतलब ऐसे करके समझना तो सही तरीका नहीं है। हमें यहाँ पर एक अलग प्लानिंग ही लेकर चलना होगा, जिससे कि अब देखो यहाँ पर अगर हम करते तो क्या करते, हम टंकी की क्षमता माने, टंकी की क्षमता t इंटू t-6 हो गई। ऐसे सोचकर चलिए, देखिए कितना हो गया, t इंटू t-6 हो गई। अब इसकी क्षमता देखिए, इसकी क्षमता कितनी है आप खुद ही बताइए। इस t-6 से भाग करिए तो t हो जाएगा और इसकी बात करिए तो t-6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 2t, मतलब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2t-6 होगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो t इंटू बाई टोटल कैपेसिटी t इंटू t-6 था, डिवाइड बाई 2t-6 हो गया। अब इसको कर दे 4 के बराबर तो आ तो जाएगा ही सोल्यूशन, बट इस तरह से करना उचित थोड़ी है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं जिससे कि हम सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, दोनों मिलकर के 4 मिनट में भरती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है ए बी की तुलना में 6 मिनट कम समय लेती है। अब यहाँ अनुपात तो दिया नहीं है कि पहले और दूसरे की क्षमताओं का अनुपात हो। अनुपात अगर होता है तो बड़े आसानी से ऐसे सवालों को हम लोग हल कर लेते हैं, जिसमें कहा जाए ये बी की तुलना में 2 गुना ज्यादा क्षमतावान है, आधी ज्यादा क्षमतावान है। ऐसे अगर सवाल कंसीडर करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। यहां पर जैसे सवाल की बात अगर करिए, हम चाहें तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। सवाल में अगर हम सोचें तो हम ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं और जो पैटर्न मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं उस पर भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि हम किसका समय बताना चाहते हैं, बी का, बी से 6 मिनट कम लेगी कौन, ए। उस हिसाब से भी अगर आप प्लान करके देखिए तो अगर मान लीजिए हम बी का समय हम 20 मिनट मान रहे हैं तो ए का समय कितना हो जाएगा, 16। अब अगर हम ऐसी कंडीशन में हम 1/20 कर दें प्लस 1/16 कर दें, 1/20 कर दे, 1/16 कर दे, और उस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करके उल्टा करें तो क्या 4 के बराबर आएगा। उल्टा क्यों? क्योंकि हमने यहां पर समय लिया, समय का उल्टा क्षमता होता है और ये भी आपका समय ही है। तो हम लोग अगर क्षमताओं को जोड़कर उल्टा करते तो समय ही तो आता है। तो अब इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते, देखिए कितना हो जाएगा, आप खुद ही सोच ले। ये एलसीएम इन दोनों के लिए कितना हो जाएगा, 80। 80 के हिसाब से चलते हैं तो कितना हो रहा है, 20 चौके 80 होता है, 16 पंचे 80। इससे सेट नहीं होगा। अगर हम इसको 6 ही मान लेंगे तो ये तो सेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 मिनट कम अगला सेट ही नहीं कर पाएगा। 15 अगर लिया तो 1/15 कर दीजिए, 1/9 होगा। ठीक है, अब ऐसे में अगर देखो तो आपके सामने स्थिति कितनी आ गई। एलसीएम अगर 15 और 9 का देखिए तो 45 होता है। 15 तिया 45, 9 पचे 45, तो 5 3 8 भी सेट नहीं होगा। अब ये 12 लिया, अगर एक को हम 12 कह दे और दूसरे को 12 कम करके 6 कर दे, अब देखिए सेट हो गया। 12 एलसीएम हुआ और यहां पर 1 हुआ, यहां पर अगर हम जोड़ते हैं ना तो फिर यह कितना हो जाएगा, 2। यह 3/12 हुआ, 12/3 कर दीजिए, 4 यहां पर राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब 4 इसके लिए, तो इसका मतलब सही मान यहां पर 12 है। इसका मतलब बी को समय लग रहा था 12 मिनट और ए को समय लगेगा कितना, 12 से 6 घटा करके 6 मिनट कम कर दीजिए, तो वहां पर 6 ही मिनट लग रहा है। ए को अकेले 6 मिनट लग रहा था, बी को अकेले 12 मिनट लग रहा था, दोनों को मिला दीजिए तो 4 मिनट आ रहा था। इस तरह से सवाल आपका इजीली हल हो जाता, आप लोग आंसर भी कर लेते आराम से। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे जाकर के करने से टाइम लगता है, समय लेगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए 5 सवाल इसके लिए, जो 5 सवाल ग्रुप डी के ही सवाल थे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, हम उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी अगली प्रिपरेशन भी आपको प्लान करते हैं। आगे की भी कनेक्टिविटी के लिए जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि हम पीडीएफ भी आपको दे सके और आपको वीडियोज भी इसकी हम प्रोवाइड करते रहे। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे की प्लानिंग आपके साथ तय कर सके। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।